हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के दूसरे पार्ट को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका उत्तर है ए, जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस एवं चीन। वहीं शेष 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्रीय महासभा द्वारा चुने जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर है बी, मानव अधिकारों के संरक्षण से। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर वेनेसन ने की थी। वर्ष 1961 में पीटर वेनेसन ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगॉटेन प्रिजनर्स नामक एक लेख लिखा था। एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का एक मूर्त रूप है। इसका मुख्यालय लंदन में है। अब अगला प्रश्न है, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, जिसे सी हुआ न्यूज एजेंसी भी कहते हैं, चीन की समाचार एजेंसी है। अब अगला प्रश्न है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को। येलो बुक फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर है बंगलुरु में। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना अगस्त 1987 में बंगलुरु में की गई थी। अब अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर है ए, 1965 में। सीमा सुरक्षा बल अर्थात बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 में किया गया था, जो भारत तथा पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया था। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तिथि भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे। संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए, अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है कब? तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात 26 नवंबर को।
उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? तो इसका उत्तर है ए, संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थात सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लिखित शब्द ये हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर है सी, एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में। अब अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। अब अगला प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। प्रजातंत्र का आशय है जनता का, जनता के लिए, जनता की सरकार, अर्थात लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार होता है। भारत में भी प्रजातंत्र का यही आशय है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। संविधान वेत्ताओं ने संविधान को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया है, पहला संघात्मक और दूसरा एकात्मक। एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती है, जो प्रायः केंद्रीय सरकार होती है। इसमें प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत संघात्मक संविधान वह संविधान है जिसमें शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों में विभाजन रहता है तथा दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विधिवेत्ताओं में काफ़ी मतभेद रहा है। संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है, किंतु प्रोफेसर जेनिंग्स को भारतीय संविधान को संघात्मक मानने में आपत्ति है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है? तो इसका उत्तर डी, दल बदल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। इसे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया है। अब अगला प्रश्न है, भूमि सुधार खालिस्तान के विषयों के अंतर्गत हैं। किसके विषयों के? तो इसका उत्तर है राजसूची के विषयों के अंतर्गत हैं।
अब अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती किस प्रकार? तो इसका उत्तर है भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन? तो जन्म के द्वारा, या फिर देशीकरण के द्वारा, या किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, या फिर रजिस्ट्री द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है, यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। अब अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन कब पारित हुआ था? तो इसका उत्तर है बी, 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया था एवं उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ है। अब अगला प्रश्न है, विधि का नियम या फिर कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का नियम या फिर कानून का अधिराज्य का तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का नियम का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या फिर लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को प्राप्त है। उपर्युक्त न्यायालय अपनी इन शक्तियों के प्रयोग में 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। कौन कौन सी? तो परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19(1) का जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो इसका उत्तर है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मूलाधिकारों से हटा करके अनुच्छेद 300 क में शामिल करके केवल विधिक या फिर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर है अधिकार
परीक्षा को। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा गया है। यह एक कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय लोकपद पर किसी व्यक्ति की दावे की वैधता की जांच करता है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है क्योंकि इसमें भी निर्णीत न्यायिक कार्यवाहियों की जांच की जाती है। पोस्टमार्टम भी एक कार्यवाही है जिसमें मृत व्यक्तियों के मरने के दावे की वैधता की जांच की जाती है। अतः विकल्प ई सही उत्तर है। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में विकल्प डी सही माना है। अब अगला प्रश्न है, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णन है। तो इसका उत्तर है ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। ये आदर्श है जिन्हें किसी राज्य के द्वारा नीति के निर्माण एवं कानूनों के क्रियान्वयन में ध्यान रखना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो इसका उत्तर है सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है। अब अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो इसका उत्तर है सी, अर्थात नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है क्योंकि निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश हैं, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के प्रति दिए गए सुरक्षा की गारंटी है। अब अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है तो 42वें संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भाग 4 क एवं अनुच्छेद 51 क को शामिल किया गया है। मूलतः मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों को आचार आदेशों के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर है मौलिक कर्तव्य के नाम से। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 51 क च में शामिल किया गया है। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति क्या होता। तो इसका उत्तर है बी, संसद का हिस्सा होता है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण करता है। इस प्रकार वह संसद का अभिन्न अंग है। गौरतलब है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या
उत्तरदायी सरकार या फिर सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो यह स्टार मार्क से, तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा होता है। अतः विकल्प बी और सी दोनों सही है। अब अगला प्रश्न है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसे? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। अब अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो संसद के द्वारा। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकेगा। अब अगला प्रश्न है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ की कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अब अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो इसका उत्तर है मंत्रिमंडल सचिव। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। वे सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारत सरकार के नागरिक सेवा के प्रमुख होते हैं। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो इसका उत्तर है भारत के राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो इसका उत्तर है ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, अर्थात हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। वह ऐसा निम्नलिखित आधारों पर करता है: हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर अथवा युद्ध के आधार पर। अब अगला प्रश्न है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात गवर्नर की सलाह पर। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल अर्थात गवर्नर की रिपोर्ट मिलने पर लागू किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्य के राज्यपाल को है। अब अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, तो इसका उत्तर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर
ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दिया है। अब अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो इसका उत्तर है बिहार से। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ज्ञातव्य है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? तो इसका उत्तर है सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। अब अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन है? तो इसका उत्तर है उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 तथा अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है? तो इसका उत्तर है केंद्र सरकार का। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। हमारा संविधान मंत्रिमंडलीय प्रणाली को मान्यता देता है। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। प्रमुखतः यह लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय से राष्ट्रपति को संसूचित करे और जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। अब अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं? तो इसका उत्तर डी, केवल लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अब अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है तो यह स्टार मार्क से किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जो कि हम लोग ऊपर के प्रश्न में इसके व्याख्या को पढ़ चुके हैं। अब अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। किसके अधीन रहकर? तो विधायिका के अधीन रहकर। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से निहित होता है और कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब अगला प्रश्न है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसका सही उत्तर है ई। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। शासन प्रणाली की समानता 2 पद्धतियां होती है। कौन? तो पहला है संसदीय पद्धति और दूसरा अध्यक्षीय पद्धति। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। अतः विकल्प ई सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो इसका उत्तर है लोकसभा के प्रति।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं, अतः वे भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। अब अगला प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 352 में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से संसूचित करे। तो यह आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न था। शेष प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।